Assalamu alaikum class 5th. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English books page number 7. Page number 7 पे we have question number 2. Answer the following questions with reference to context. आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है. हमें एक स्टेटमेंट दी हुई होती है चैप्टर के अंदर से ही, और हमें उस स्टेटमेंट के बारे में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने उनका आंसर करना होता है. और हमने इसमें बताना होता है कि हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन क्या चीज़ समझ आई और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस चैप्टर की. ठीक है, हम ये देखते हैं कि आपने चैप्टर की रीडिंग ठीक तरह से की थी या नहीं की थी, और हम ये भी देखते हैं कि आपको याद है कि इस चैप्टर में इस लाइन से आगे क्या हुआ था या नहीं हुआ था. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट क्या है? आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स. मैं बिल्कुल भूल गया था अपने नए एक्साइटिंग कैप्चर्स के बारे में. ये लाइन किसने बोली थी बेटा? अगर आपको याद हो तो ये लाइन किसने बोली थी? गेराल्ड ने बोली थी. और कब बोली थी? जब गेराल्ड ने स्कॉर्पियंस को मैच बॉक्स के अंदर कैप्चर किया था. और उसके बाद जब गेराल्ड घर आया था तो आते साथ ही लंच सर्व हो गया था और वो लंच करने चला गया था, तो तब वो बिल्कुल भूल चुका था. अगर आपको याद हो तो हमने ये लाइन चैप्टर में पढ़ी है. पेज नंबर 3 पे लास्ट पैराग्राफ में है कि इट वॉज रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर लंच शुड बी सर्व्ड. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room. और उसी के बाद थर्ड लास्ट लाइन, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स. ठीक है, तो ये लाइन किसने बोली थी? गेराल्ड नहीं बोली थी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉरगॉट? कौन भूल गया था? ऑब्वियसली गेराल्ड भूल गया था. एंड व्हाट डिस्ट्रैक्टेड हिम? और वो क्यों भूला था? गेराल्ड को सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कौन भूल गया था एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स के बारे में और क्यों भूला था. तो हम आंसर लिखेंगे गेराल्ड फॉरगॉट बिकॉज लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम. गेराल्ड भूल गया था क्योंकि लंच ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स? उसने इन क्रिएचर्स को, कौन से क्रिएचर्स गेराल्ड ने कैप्चर किए थे? स्कॉर्पियंस कैप्चर किए थे. स्कॉर्पियंस को पकड़ा था, स्कॉर्पियंस का शिकार किया था. व्हाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स? उसने इन क्रिएचर्स को कैप्चर क्यों किया? तो हमें पता है कि उसने क्यों किया था. बिकॉज ही वॉज इनरैप्चर्ड बाय देम एंड ही वॉन्टेड टू सी द यंग स्कॉर्पियंस ग्रो अप. वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, उसको वो बहुत पसंद थे, वो उनके बहुत ज़्यादा शहर में था और वो चाहता था कि वो इन छोटे स्कॉर्पियंस को बड़ा होते देख सके, इसलिए उसने उनको पकड़ा था ताकि वो उनको अपने पास रख सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स? कैप्चर्ड क्रिएचर्स को उसने कैप्चर करने के बाद कहाँ पे रखा था? तो हमने पढ़ा था कि उसने स्कॉर्पियंस को कैप्चर करने के बाद मैच बॉक्स में कैप्चर किया था. ठीक है, तो द कैप्चर्ड क्रिएचर्स वर इन अ मैच बॉक्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? और उसके बाद क्या हुआ? तो अब आपने बताना है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था. कि जब गेराल्ड कैप्चर्ड क्रिएचर्स को मैच बॉक्स में लेकर आया और वो भूल गया और वो लंच करने चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ था? तो हमने पढ़ा क्या, हमने क्या रीडिंग की थी चैप्टर में? हमें पता चला था कि लैरी को लगा कि उस माचिस की डब्बी में माचिस होगी. ठीक है, माचिस की तीलियाँ होगी. उसने जैसे ही उनको ओपन किया तो स्कॉर्पियंस जो है वो सारे बाहर निकल आए और उसके हैंड पे हो गए, और उसके बाद वो सारा केओस और मैस क्रिएट हुआ और हर शख्स पैनिक कर गया, हर शख्स डर गया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो गया, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया. हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना. अब हम पूरा चैप्टर तो राइट नहीं करेंगे, हम इनके जस्ट शॉर्ट आंसर्स राइट करेंगे. फाइन. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके बेटा. मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, मैंने आंसर्स ही लिखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फॉरगॉट एंड व्हाट डिस्ट्रैक्टेड हिम? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा गेराल्ड फॉरगॉट बिकॉज लंच डिस्ट्रैक्टेड हिम. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड ही कैप्चर द क्रिएचर्स? हमने उसका आंसर लिखा, ही वॉज एनरैप्चर्ड बाय देम एंड वांटेड टू सी द यंग स्कॉर्पियंस टू ग्रो अप. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वर द कैप्चर्ड क्रिएचर्स? तो उसका आंसर हमने लिखा, दे वर इन अ मैच बॉक्स. और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? तो उसका आंसर हम लिखेंगे, लैरी थिंक्स दैट द मैच बॉक्स इज फुल ऑफ मैचेस. He opens it, the scorpions come out on his hands, everyone panics. Okay? मैंने जस्ट आंसर लिखने हैं. आपको पता है कि आपने कैसे वर्क करना होता है. आपने क्वेश्चंस भी लिखने हैं और आपने आंसर्स भी लिखने हैं. ओके, मुझे आपकी नोटबुक्स पे जस्ट क्वेश्चंस ना मिलें, सॉरी जस्ट आंसर्स ना मिलें, मुझे क्वेश्चंस भी मिलने चाहिए. और अपना वर्क नीट एंड क्लीन कीजिएगा. डन? ओके, नाउ कम बैक टू पेज नंबर 7. जी, पेज नंबर 7 पे सेकंड पार्ट है हमारे पास, वर्किंग विद वर्ड्स. उसका फर्स्ट पार्ट अभी हम नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कवर होगा.
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। बेटा कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? आपको ये तो पता होगा कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं बेटा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जिनके हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि आप यूँ समझ लें कि कुछ नाउन्स होते हैं जिनकी कलेक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेप, एक ग्रेप आप नहीं कहते, आप कहते हैं अंगूर का गुच्छा, ठीक है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी तरह आंट्स के लिए आप क्या कहते हैं? आंट्स के लिए आप कहते हैं स्वार्म ऑफ आंट्स, ठीक है। इसके अलावा आप शीप के लिए कहते हैं हर्ड ऑफ शीप, के पूरा रेवड़ है बकरियों का, शीप का पूरा रेवड़ है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। हर नाउन की कलेक्शन नहीं होती, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के नाम, कुछ लोगों की कुछ जगहें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जानवर, कुछ चीज़ें ही आप कहेंगे, वो ऐसी होती हैं जिनकी कलेक्शन होती है हमेशा, ठीक है। तो आप उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई वर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये तो कह सकती हूँ कि अंगूर का गुच्छा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि पहाड़ियों का गुच्छा, नो, क्योंकि वो जो गुच्छे वाला वर्ड है ना, वो जो बंच वाला वर्ड है, वो अंगूरों के साथ ही लगेगा, वो ग्रेप्स के साथ ही लगेगा, ठीक है। आप हर एक चीज़ की कलेक्शन के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर कहते हैं कि बकरियों का रेवड़, तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंटियों का रेवड़, नो। हर चीज़ की कलेक्शन के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, हर नाउन की कलेक्शन के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं बोलते, बल्कि आप हमेशा उनकी कलेक्शन में बोलते हैं, ठीक है। अकेले बोलते हैं बट बहुत रेयर, ओके। ज़्यादातर हम उनकी कलेक्शन बोलते हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ नाउन होता है, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कुछ नाउन्स, कुछ वर्ड्स हम चीज़ों की कलेक्शन के लिए बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। फाइन, अभी हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखिए, आपके पास है हेयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? वो वर्ड्स जो चीज़ों की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कैन यू मैच देम करेक्टली? क्या आप इनको करेक्टली मैच कर सकते हैं? एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपने नोटबुक पे राइट भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको बता दिया अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि भीड़, जो शहद की मक्खी होती है या ये तमूड़ियाँ जो होती हैं, ये जितनी भीड़ें होती हैं, इनकी कलेक्शन को रिप्रेजेंट जब आप करते हैं तो आप कहते हैं अ स्वार्म। क्या? स्वार्म। आर साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं आप? स्वार्म। स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। आप इसमें बंच ऑफ बीज नहीं कहेंगे, आप रेंज ऑफ बीज नहीं कहेंगे, आप हर्ड ऑफ बीज नहीं कहेंगे, आप कहेंगे स्वार्म ऑफ बीज। भीड़ों का छत्ता, ज़्यादा सारी भीड़ें, भीड़ों की कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। अब नीचे आ जाएं। हमारे पास एक कॉलम में हमें सारी कलेक्शंस दी हुई हैं और दूसरे कॉलम में हमें तमाम थिंग्स दी हुई हैं या नाउन्स दिए हुए हैं। आपने बताना है कि जितनी भी थिंग्स हैं या जितने भी नाउन्स हैं, इनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंज किसके लिए यूज़ होता है? हिल्स के लिए, पहाड़ियों के लिए। आप जो कहते हैं ना कि पहाड़ियों की इतनी, आप मुजफ्फराबाद में ही देखें या आप छतर क्लास में रहते हैं, छतर क्लास में ही देखें, तो आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो आप पहाड़ियों के लिए ये तो नहीं बोलेंगे ना कि रेवड़ है पहाड़ियों का, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे रेंज ऑफ हिल्स। क्या कहेंगे? रेंज ऑफ हिल्स। ज़्यादा पहाड़ियाँ देखेंगे, ज़्यादा हिल्स देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? रेंज ऑफ हिल्स। फाइन। इसी तरह ज़्यादा चूंटियाँ देखेंगे, ज़्यादा आंट्स देखेंगे तो उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कॉलोनी ऑफ आंट्स। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कॉलोनी ऑफ आंट्स। तो कॉलोनी को आपने आंट्स के साथ मैच कर दिया। इसी तरह ज़्यादा पत्थर पड़े हुए कहीं देखेंगे, स्टोन्स देखेंगे, तो उनके लिए आप कहेंगे अ हीप ऑफ स्टोन्स। होता है ना बजरी, बजरी क्या होती है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि बजरी की तो पहाड़ी बनी हुई है, नो, आप कहेंगे हीप ऑफ स्टोन्स, ओके।
रेंज ऑफ हिल्स, कॉलोनी ऑफ आंट्स, हीप ऑफ स्टोन्स। इसी तरह जब आप देखें बहुत ज़्यादा गाय हैं, बहुत ज़्यादा काउस हैं, तो आप उनके लिए कहेंगे फ्लॉक ऑफ काउस। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे आप? ज़्यादा गाय, ज़्यादा भैंसों के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फ्लॉक ऑफ काउस। ओके, इसी तरह नेक्स्ट में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिव नाउन के लिए दिया हुआ है हर्ड, हर्ड ऑफ शीप। ठीक है, आप शीप के लिए यानी कि भेड़ों के लिए फ्लॉक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप उनके लिए हर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन जो गाय भैंसें होती हैं उनके लिए आप हर्ड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप उनके लिए फ्लॉक का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास अ पैक ऑफ हाउंड्स। बहुत ज़्यादा कुत्ते देखेंगे आप तो आप यह नहीं कहेंगे कि हाय इतने ढेर कुत्ते हैं, नो, आप कहेंगे पैक ऑफ हाउंड्स। ओके, रेंज ऑफ हिल्स, कॉलोनी ऑफ आंट्स, हीप ऑफ स्टोन्स, फ्लॉक ऑफ काउस, हर्ड ऑफ शीप, पैक ऑफ हाउंड्स। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाएं आप। लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के छोटे 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 बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए आपने ये नहीं कहना कि ढेर बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, नो, 10 पपीज हैं, नो, आप कहेंगे लिटर ऑफ पपीज। क्या कहेंगे? लिटर ऑफ पपीज। पपी कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। फिर इसी तरह जब आप देखें कि मछली है, फिश है, बहुत ज़्यादा फिश है, तो आप उसके लिए कहेंगे स्कूल ऑफ फिश। क्या कहेंगे? स्कूल ऑफ फिश। अगर कार्ड्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, जो होता है ना ताश के पत्ते, ताश खेलते हैं लोग, हो सकता है आपके इलाकों में भी लोग खेलते हों, तो वो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उनको जो कार्ड्स होते हैं ताश के, उनके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? डेक ऑफ कार्ड्स। ये नहीं कहते कि 52 पत्ते हैं, नो, आप कहेंगे डेक ऑफ कार्ड्स। फाइन। इसी तरह आप कहेंगे बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को कहते हैं बंच, बंच ऑफ कीज। ठीक। और इसी तरह वुल्व्स को कहते हैं, जहां पे आप ज्यादा वुल्व्स देख लेंगे तो आप उन्हें कहेंगे पैक ऑफ वुल्व्स। ओके, रेंज ऑफ हिल्स, कॉलोनी ऑफ आंट्स, हीप ऑफ स्टोन्स, फ्लॉक ऑफ काउज, हर्ड ऑफ शीप, पैक ऑफ हाउंड्स। देखिए, पैक ऑफ हाउंड्स भी है, पैक ऑफ वुल्व्स भी है। यानी कि हाउंड किसको कहते हैं? कुत्तों को। ठीक है, ये वाली जो आपके पास होती है ना साइड, जो डॉग्स वाली और वुल्व्स वाली, उनके लिए आप पैक का वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पैक का वर्ड यूज़ करते हैं। पैक ऑफ हाउंड्स भी है, पैक ऑफ वुल्व्स भी है। ठीक है, लिटर ऑफ पपीज, स्कूल ऑफ फिश, डेक ऑफ कार्ड्स, बंच ऑफ कीज, पैक ऑफ वुल्व्स। फाइन। ये आपने अपनी बुक पे भी नोट करने हैं, बुक पे भी मैच करने हैं, लेक्चर को बहुत बार सुनना है और इसको अपनी कॉपी पे भी आपने नोट करना है। नाउ मूव ऑन टू वर्कबुक पेज नंबर 2। वर्कबुक पेज नंबर 2 में आपके पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। डू यू रिमेंबर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यू हैव लर्नड अबाउट? लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे बेटा, उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करवाए थे उसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच था आर्टिकल, जो मैंने आपको करवाया था। लेकिन छोटी क्लासेस के लिए तो वो आर्टिकल वाला पार्ट ऑफ स्पीच ठीक चलता है, लेकिन अब आप चूंकि बड़ी क्लास में आ गए हैं तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे इंटरजेक्शन 8th पार्ट में लिखा है। ठीक है, इंटरजेक्शन में आपको समझा दूंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा होते हैं, आप यूँ समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल 9 होते हैं, मैंने 8 जो लिखवाए उसमें मैंने आपको आर्टिकल भी लिखवाया। बट हम यहाँ पे जो अब स्टडी करेंगे वो हम आर्टिकल स्टडी नहीं कर रहे, हम इंटरजेक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं वो कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैंने आर्टिकल नहीं लिखा, मैंने इंटरजेक्शन लिखा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी डिटेल में स्टडी किया है। आई डोंट थिंक कि मुझे उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करें। अब आपने बताना है अ प्रोनाउन इज डैश। प्रोनाउन किसको कहते हैं? वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन। प्रोनाउन कौन सा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन की जगह ले? जो नाउन की जगह पे आता है, नाउन की इंस्टेड यूज होता है, वो प्रोनाउन होता है, या जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो प्रोनाउन होता है? तो हमने एक डेफिनेशन में ही पढ़ा था, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है,
जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसे प्रोनाउन नहीं कहते। एंड एडवर्ब इज डैश, एडवर्ब कौन सा वर्ड होता है? विच इज एडेड टू द एंड ऑफ वर्ब, जो वर्ब के एंड पे लगाया जाता है वो होता है, या फिर एडवर्ब वो वर्ड होता है विच डिस्क्राइब्स हाउ एक्शंस आर डन, जो बताता है कि काम किस तरह से हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा था, एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स हाउ एक्शंस आर डन। तो आपने सेकेंड पार्ट को टिक कर देना है। थर्ड है हमारे पास अ कंजंक्शन इज डैश। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एक ऐसा वर्ड जो टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, या फिर अ वर्ड विच मीन्स बिलोंगिंग टू, या फिर कंजंक्शन वो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू। तो हमने पढ़ा था कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो आपने इसके फर्स्ट पार्ट को टिक कर देना है। फाइन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मेक लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने लास्ट टाइम जो तहजीब और अवैस की क्लास थी उसको ये वाले क्वेश्चन खुद नहीं करवाया था, उनको मैंने होमवर्क दिया था। आपको भी मैं होमवर्क ही देना चाहती हूँ, आप यहाँ से ना देखें, आप खुद करें, बस समझ लें, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तब आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, आपने लिस्ट बनानी है किसकी? सबसे पहले 3 कॉमन नाउन्स की। बेटा नाउन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन नाउन की आगे से 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो आम चीज़ों, आम शख्स, आम जगहों के लिए बोला जाए। मसलन बॉय, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं। गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। रोड, बहुत सारी रोड्स होती हैं। सिटी, बहुत सारे सिटीज़ होते हैं। कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं। तो जो आम चीज़ को रिप्रेजेंट करें, वो वर्ड्स जो आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हों, किसी आम शख्स के को रिप्रेजेंट करने के लिए, आम जगह को, आम चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, आपको नहीं पता चल रहा कि किस बॉय की बात हो रही है, लेकिन ये किसी शख्स को कहते हैं। वॉल, आपको नहीं पता किस वॉल की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कि ये किसी चीज़ का नाम है, तो इसलिए ये नाउन है। और इसी तरह रोड, आपको नहीं पता कि ये किस जगह की बात हो रही है, लेकिन आपको ये पता है कि ये किसी जगह को कहते हैं, किसी चीज़ को कहते हैं, तो ऑब्वियसली नाउन ही होगा। तो ऐसे नाउन्स जो किसी स्पेशल चीज़, स्पेशल शख्स या स्पेशल प्लेस के लिए ना बोले जाएं, उनको हम कहते हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के लिए बोले जाएं। मसलन मैं कहूँ पाकिस्तान, अब दुनिया में बहुत सारे पाकिस्तान तो नहीं है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पाकिस्तान एक जगह का नाम है, ये तो आपको पता है, और किस जगह का नाम है ये भी आपको पता है, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन सी जगह का नाम है। इसी तरह लाहौर, बहुत सारे लाहौर नहीं है, एक ही लाहौर है, तो आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर नाउन है। अरहम किसी शख्स का नाम है, अगर मैं कहती बॉय तो वो तो बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, तो वो तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहूँगी अरहम तो पता चल जाएगा कि ये किसी स्पेशल बंदे की बात हो रही है। कोई कुछ ही अरहम होंगे ना, बहुत ज़्यादा, सब लोग तो अरहम नहीं होते ना, तो इसलिए ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अब्दुल्ला, बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, लेकिन अब्दुल्ला कोई होता है, तो अगर मैं कहूँगी अब्दुल्ला तो पता चल जाएगा कि किस लड़के की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स का मैंने डाल दिया बॉय, वॉल, रोड, इसके अलावा आप अपनी पसंद से कोई डालिएगा। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल्स दी हैं, आपने ये वाली एग्जांपल्स अपनी कॉपी में नोट नहीं करनी, आपने खुद से एग्जांपल्स सोचनी है, खुद से करनी है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स में मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं पाकिस्तान, लाहौर, अरहम, अब्दुल्ला। यू हैव टू राइट देन 4 एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब्स इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स हाउ एक्शंस आर डन। कोई ऐसा वर्ड जो बताए कि एक्शन कैसे हो रहे हैं। कोई भी काम हो तो रहा है, वो तो वर्ब होता है, लेकिन वो काम कैसे हो रहा है वो एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल जेंटली, के ही स्पीक्स जेंटली। स्पीक काम करने को कहते हैं, बोलना कोई काम है तो वो वर्ब होगा, लेकिन स्पीक्स जेंटली, आराम से बोलता है, तो पता चल रहा है कि बोलता तो है लेकिन कैसे बोलता है, आराम से बोलता है, तो जेंटली क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह सॉफ्टली, हार्शली और फास्टली, ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं। एडजेक्टिव के लिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो बताए कि नाउन, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एप्पल इज सॉफ्ट, एप्पल क्या है? नाउन है, और पता चल रहा है कि सेब नरम है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा, पता चल रहा है नाउन के बारे में कि नाउन कैसा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो एप्पल इज सॉफ्ट,
एप्पल इज़ स्वीट, एप्पल इज़ रेड, फातिमा इज़ लेज़ी, पता चल जाता है कि अच्छा ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कंजंक्शंस, कंजंक्शन क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, इफ़, येट, बिकॉज, नॉर, ये सब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वो लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास 5 प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, अंडर, ओवर, बिसाइड। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं ऑफ भी होता है। फिर इस तरह और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, तो आप में से कोई और लिखेंगे, ये वाले आपने नोट डाउन नहीं करने, ठीक है। पेज नंबर 2 भी हो गया हमारा वर्कबुक का, पेज नंबर 7 हो गया हमारा बुक का। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने अपना आज का लेक्चर बहुत अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नीचे वाले वर्किंग विद वर्ड्स का पार्ट 2 कलेक्टिव नाउन्स, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे करना है। इसी तरह आपकी वर्कबुक पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपने अपनी वर्कबुक के ऊपर ही करना है। हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेजना चाहें वॉइस नोट भेज दें। स्कूल में आना चाहें तो 6 जुलाई से ऑनवर्ड्स हम स्कूल में होंगे, आप स्कूल में आकर समझ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।